हेलो डॉक्टर्स, क्या हाल है आप सभी के लिए। मैं डॉक्टर गगन माथुर लाया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान की एक बिल्कुल नई क्लास। तो बच्चों, आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आनुवांशिकी के आणविक आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। तो अभी तक अपन ने बच्चों क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था भाई, एक जनक होता है, ये एक जनक होता है और ये इसकी एक संतान होती है। ठीक है। यह जनक अपने संतान के अंदर क्या करता है? लक्षणों को स्थानांतरित करता है। क्या करता है? लक्षणों को स्थानांतरित करता है। ठीक है। यह अपन ने क्या करा था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था आनुवांशिकी के अंदर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन देखेंगे कि भैया ये जनक अपने संतान के अंदर लक्षणों को कैसे स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है। कैसे स्थानांतरित कर रहा है यह देखेंगे अपन इस चैप्टर में। और साथ ही साथ अपन क्या देखेंगे कि भैया ये जो लक्षण है जिनको अपन बातें कर रहे हैं, यह जो लक्षण जिनकी अपन बातें कर रहे हैं, यह लक्षण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, यह लक्षण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। ये तो ये दो जो सवाल है ना, कि कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है, कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं दो जो बड़े जो सवाल छोटे हैं लेकिन इनका जवाब बहुत बड़ा है, और इन्हीं दो सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में देंगे जो कि है आनुवांशिकी का आणविक आधार या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। अब आंसर कैसे देंगे बच्चों? आंसर देंगे हम तीन टॉपिक पढ़ के। पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए और तीसरा है प्रोटीन। ठीक है। तो तीसरा है प्रोटीन और चौथा है, ठीक है, चौथा है कि इसको अपन कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है। इसको अपन कंट्रोल कैसे करेंगे? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और इन सबको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इन चार टॉपिक के अंदर जो है अपन जो है चैप्टर जो है अंदर इसके अंदर अपन जो है डील करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे होंगे डीएनए। तो डीएनए के अंदर अपने को तीन मुख्य बिंदु पढ़ने हैं बच्चों। तो पहला बिंदु है कि उसकी संरचना क्या है। मेनली अपने को पढ़ना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और उसका मॉडल किस किस ने दिया था। ठीक है। पहली बात तो संरचना कैसी है। दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि भैया हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ है, ये किसने खोजा था, किसने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ है और कैसे बताया था, वो अपन दूसरे टॉपिक में देखेंगे। और तीसरे टॉपिक में अपन देखेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे करता है, यानी कि ये जो एस फेज के दौरान डबल कैसे हो जाता है। तो वो अपन जो है तीसरे टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो आज का अपन जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। और आज का जो चैप्टर है उसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्या परिभाषा होती है इसकी, तो वो देखते हैं। अब क्या परिभाषा होती है? तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कुछ नहीं है, बस कि क्या है? एक बहुलक है। क्या है? एक बहुलक है। ठीक है। बहुलक है या फिर कह सकते हैं एक श्रृंखला है। यानी कि यह क्या है बच्चों? यह एक श्रृंखला है। श्रृंखला है जो कि एक बहुलक है। क्या है? बहुलक। बहुलक है। अब बहुलक क्या होता है बच्चों? पॉलीमर है। क्या होता है? पॉलीमर। ठीक है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर वो संरचना होती है जिसमें एक इकाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ती है और एक संरचना बनाती है। इसको अपन बहुलक बोलते हैं। क्या बोला हमने? एक इकाई, यानी कि वन यूनिट बार बार जुड़कर एक संरचना ये बनाती है, यानी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर या फिर बहुलक। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल की, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है न्यूक्लियो टाइड। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। इसको अंग्रेजी में भी यही लिखते हैं, न्यूक्लियो TIDE टाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होता है? एक श्रृंखला है जो कि एक बहुलक है। क्या है? बहुलक है, यानी कि पॉलीमर है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया ये दो प्रकार के होता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन कौन क्या क्या नाम होता है उनका? एक का नाम होता है बच्चों डीएनए और एक का नाम होता है बच्चों आरएनए। ठीक है। तो आरएनए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो क्या परिभाषा होती है, और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन क्या देखते हैं, कुछ वैज्ञानिक के नाम देखते हैं। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, किससे रिलेटेड, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड। ये दो है भैया, ये क्या है, Na मतलब न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं इसमें एक डंडी और जोड़ दूं तो ये क्या बना, M बना, M, और M से कौन है, मॉइस्चर, कौन है, मॉइस्चर। और A है तो A फॉर ऑल्टमैन, कौन है, ऑल्टमैन। ठीक है, तो बच्चों मॉइस्चर ने क्या करा था, मॉइस्चर ने खोजा था, क्या खोजा था, न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था। किसके अंदर खोजा था, पस कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर, पस कोशिका के अंदर खोजा था। और जो ऑल्टमैन था ना बच्चों, उसने क्या करा था, शब्द दिया था न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसने शब्द दिया था न्यूक्लिक एसिड। आगे बात समझ में, तो न्यूक्लिक अम्ल में अपने परिभाषा पढ़ी, दो प्रकार पढ़े और दो वैज्ञानिकों के नाम पढ़े। आगे चलते हैं, अब अपन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अभी अपन ने क्या बोला कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है बहुलक जिसकी इकाई कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। अब अपन न्यूक्लियोटाइड को पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले अपन देखते हैं उसकी संरचना क्या होती है। तो जो बच्चों न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, तीन चीजों से बनता है। अब ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं, वह तीन चीजें हैं फैशन। क्या है बच्चों, फैशन, फैशन। तो फ से होता है फॉस्फेट, क्या होता है बच्चों, फॉस्फेट। ठीक है, अंग्रेजी में फॉस्फेट। ठीक है, श से होता है बच्चों शर्करा, ठीक, क्या होती है, शर्करा, शर्करा मतलब शुगर। और न से होता है बच्चों नाइट्रोजन क्षारक, यानी कि नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होती है, तीन चीजों से मिलकर बनता है, यानी कि फैशन से बनता है। तो फ से फॉस्फेट, श से शर्करा और न से नाइट्रोजन क्षारक या फिर नाइट्रोजन बेस। अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों को अलग अलग से एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, यानी कि, ठीक है, नाइट्रोजिनस क्षारक, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजिनस क्षारक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों, ये जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं ना बच्चों, ये एक्चुअली में दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों प्यूरिन, ठीक है, इंग्लिश में इसको प्यूरिन ही बोलते हैं, प्यूरिन। और एक होता है पिरीमिडीन, क्या होता है, पिरीमिडीन। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडीन। ठीक है, अब पहली बात देखते हैं अपन इनका जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी बेसिक चीज अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है ना बच्चों, प्यूरिन के अंदर दो वल्ले होते हैं। क्या होते हैं, दो वल्ले, या फिर अपन बोल सकते हैं दो रिंग होती है। कौन कौन सी रिंग होती है, एक होती है बच्चों प्यूरिन रिंग और एक होता है इमिडिजोल रिंग। ठीक है, अंग्रेजी में हिंदी में एक ही चीज बोलते हैं, प्यूरिन और इमिडिजोल। जो प्यूरिन होती है ना बच्चों, उसमें दो नाइट्रोजन होते हैं प्लस 4 कार्बन होते हैं। और जो इमिडिजोल होती है उसमें दो नाइट्रोजन होते हैं प्लस 3 कार्बन होते हैं। अब ये कैसी होती है वो देखते हैं। बात करें पिरीमिडीन की, तो पिरीमिडीन में खाली एक वल्ले होता है। ठीक है, खाली एक वल्ले या फिर रिंग होती है। ठीक है, वह कौन सी होती है, पिरीमिडीन रिंग। कौन सी रिंग होती है बच्चों, पिरीमिडीन रिंग होती है। इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, दो नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात होगी। अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि संरचना कैसी होती है इन दोनों की। बात करें इसकी पिरीमिडीन की पहले, तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइक्लोहेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो नाइट्रोजन होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। आगे बात समझ में। अब इनकी जो नंबरिंग होती है बच्चों, वो कैसे होती है, 1 2 3 4 5 और 6। ये नीचे वाला जो नाइट्रोजन होता है वो 1 नंबर होता है। ठीक है, बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो क्या हो गया बच्चों, एक हो गई आपकी प्यूरिन रिंग। अब ये प्यूरिन रिंग इससे क्यों अलग है वो अपन अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्यूरिन रिंग। और मान लो अगर यहाँ पे एक और रिंग होती ऐसी, ठीक है, ये, ठीक है, जहां पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन होता, तो ये दोनों जो होती है ना आपस में मिलकर जो है प्यूरिन का निर्माण करती। कैसे करती, ये जो दो कार्बन इसके यहाँ है और इसके जो दो कार्बन है, ये क्या होता है, कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है, एक ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ और ये नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया। और इसका जो नंबरिंग होती है वो अपन कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 नाइट्रोजन है
और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये कैसे कैसे अलग होते हैं वो भी अभी अपन देखेंगे कि भैया ये प्यूरिन और इमिडाजोल रिंग से बनता है, और ये किससे बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है खाली पिरिमिडिन रिंग, जिसमें दो नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। अब बात आती है इनकी उदाहरणों की कि क्या क्या उदाहरण होते हैं इनके। तो उदाहरण जो होते हैं ना बच्चों, जो आपके प्यूरिन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन। क्या होता है, एडिनिन और गुआनाइन। जो आपके पिरिमिडिन होते हैं बच्चों वो 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका साइटोसिन, इसको इंग्लिश में लिखना, चाहे आप एग्जाम में लिखो चाहे पढ़ो तो भी इसको इंग्लिश में लिखना, ठीक है। क्यों लिखना भी आगे देखते हैं। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, ठीक है, थाइमीन, ठीक है। अब एक चीज हमेशा बच्चों ध्यान रखना, ये जो मैंने वर्ड लिखा ना थाइमीन, ये स्पेलिंग है THYMINE, थाइमीन। और एक और सिमिलर वर्ड होता है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है थायामाइन, ठीक है, थायामाइन। तो दोनों के दोनों बोलोगे ना तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें। ये THYMINE, वो THIAMINE। हमेशा ध्यान रखना जो विटामिन B1 है आपका वो थायामीन होता है, थायामाइन होता है, और ये क्या होता है, थाइमीन होता है। क्या होता है, थाइमीन, वो थायामाइन, ये थाइमीन है। ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक जो है कर देते हैं कई बार बच्चे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का हो गया, स्ट्रक्चर देख लिया, बेसिक देख लिया। अब एक चीज अभी यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसको बाद में भी और डिस्कस करेंगे, बंध या फिर बॉन्ड, बंध या फिर बॉन्ड। तो बच्चों इसके जो संरचना है, इसमें से जो इसका N9 नंबर का जो है ना नाइट्रोजन, जो कि 9th पोजीशन पे, वह जो है बंध या फिर बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर जो बच्चों N1 वाली पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, यानी फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन है, वह जो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है या फिर बंध बनाता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये चीज क्या होगी अपने पास, नाइट्रोजनस बेस या फिर नाइट्रोजनस क्षारक। अब अपन देखते हैं बच्चों, कई बार क्या होता है, पिक्चर वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ कि कौन सा क्षारक कौन सा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पिरिमिडीन को अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है, पिरिमिडीन को कैसे बनाते हैं। तो क्या करो, 3 साइक्लोहेक्सेन बनाओ। क्या बनाओ, 3 साइक्लोहेक्सेन बनाओ, बना दिया भैया। अब क्या करो, सबसे राइट में तीनों में एक एक डबल बॉन्ड बनाओ। ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड बना दिया, अब क्या करो, इसके बाद बनाओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। अब क्या करो, एक एक कीटोन ग्रुप ऐड कर दो, ऐड कर दिया भाई, कीटोन ग्रुप ऐड कर दिया, यही तो होता है कीटोन ग्रुप आपका, ऐड कर दिया। अब क्या करो, एक और नाइट्रोजन ऐड करो, नाइट्रोजन ऐड करी, नाइट्रोजन ऐड करी और नाइट्रोजन ऐड करी। अभी तक तो क्या चारों चीजें क्या थी, कॉमन थी। अब अपन क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर ये क्या है, साइटोसिन है, ठीक है। तो साइटोसिन में C आ रहा है और C के पहले कौन सा शब्द आता है, A। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, अमाइन। C के पहले B आता है, लेकिन B के पहले क्या आता है, A आता है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अपन ऐड करेंगे, अमाइन ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसको जनरली अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हो R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, अमाइन होता है। बात करें अगर मान लो ये होता है यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, जो इंग्लैंड है उसका अंग्रेजी में एक और क्या नाम होता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके से याद रखना क्या होता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लगा दे कीटोन ग्रुप। बात करें आपके थाइमीन की, THYMINE की, तो यहाँ पे भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना बच्चों, वो क्या होता है आपका, कीटोन ही होता है, ठीक है, कीटोन ही होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये और ये तो बिल्कुल समान हो गए, समान नहीं होते। क्यों, क्योंकि थाइमीन में क्या होता है, इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और मौजूद होता है, ठीक है, इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और मौजूद होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, इसको मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। किसको, थाइमीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, थाइमीन को बोलते हैं। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर याद हो गए, बिल्कुल याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, प्यूरिन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्यूरिन के। प्यूरिन में भी वही करो, पहले तो क्या बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो 2, ठीक है, 2 साइक्लोहेक्सेन बना दिया भैया। अब यहाँ तो क्या करता है, राइट में डबल बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे क्या बना दो, इमिडाजोल रिंग बना दो, ठीक है। ये थी आपकी इमिडाजोल रिंग, बिल्कुल थी। अब वही, अब नीचे की तरफ क्या बनाओ, एक नाइट्रोजन बनाओ, यहाँ भी एक नाइट्रोजन बनाओ, एक कीटोन ग्रुप ऐड करो, एक कीटोन ग्रुप ऐड करो, एक नाइट्रोजन बनाओ, एक नाइट्रोजन बनाओ, ठीक है। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड करोगे, अगर ये ग्वानोसिन है, ठीक है, ठीक है, सॉरी ग्वानीन है, नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड आप करोगे बच्चों, यहाँ पे आप करोगे कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप,
ठीक है, तो यहाँ से जीके से याद रखना, जीके से याद रखना, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, कीटोन ग्रुप जो है ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो अमाइन होता, सॉरी एडिनिन होता, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता, अमाइन जो है फंक्शनल ग्रुप आपका लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हो इनके स्ट्रक्चर, किसके, नाइट्रोजन बेस के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, शर्करा। क्या चीज है, दूसरी चीज शर्करा। और बच्चों ये शर्करा होती है ना, वो कैसी शर्करा है, ये है पेंटोज शर्करा। कैसी है ये, पेंटोज शर्करा। क्या मतलब होता है पेंटोज का, पेंटोज का मतलब होता है बच्चों इसके अंदर क्या है, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है इसके अंदर, 5 कार्बन। ठीक है, साथ ही साथ इसके फॉर्मूले को देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी होती है, 10, और ऑक्सीजन भी बच्चों कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बन कितने हैं, 5 है, इसलिए इसका नाम पेंटोज है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है कि कार्बन कितने है, उसी के आधार पर अपन नाम देते हैं। तो ये कौन सी शर्करा है, पेंटोज शर्करा है। अब ये पेंटोज शर्करा बच्चों 2 तरह की होती है, एक होती है राइबोज, ठीक है, और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। क्या होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, बीच में ओ बनाओ, फिर क्या बनाओ, एक ऐसा पेंटागन टाइप बनाओ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डंडे मार दो। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, उस डंडी के ऊपर भी एक कार्बन है। आगे बात समझ में। अब अपने को क्या बनना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो सबके ऊपर ऊपर यहाँ पे बना दो, फिर यहाँ बाहर बना दो, यहाँ बाहर बना दो, और इसके पास जो है बना दो। तो ये अपने पास क्या हो गया बच्चों, राइबोज का स्ट्रक्चर होता है। तो राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक ओ बीच में होता है, और इसे पेंटागन टाइप बना देना है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन हो गए आपके। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप यहाँ आता, एक OH ग्रुप यहाँ आता, एक OH ग्रुप यहाँ आता, और एक OH ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो नंबर कैसी होती है, 1। ठीक है, तो नंबर होता वो कैसे लिखता है, 1 2 3 4, और ये होता 5 नंबर। आगे बात समझ में। अब अपन क्या बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोज को बनाते हैं। तो वो कैसे होता है भाई, वो देखो यहाँ पे भी क्या, पहले O बनाना है, फिर ऐसा पेंटागन बनाना है, फिर ऐसे ऐसे 4 लाइनें बना देनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक कार्बन होता है, यहाँ एक कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ होता है, और एक इस डंडी पे भी कार्बन होता है OH के साथ। अब और OH ग्रुप बना दें, एक OH ग्रुप तो बिल्कुल यहाँ जैसा होता है। ठीक है, एक OH ग्रुप यहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या होता है, OH ग्रुप नहीं होता, यहाँ खाली क्या होता, खाली H होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, और वो कहाँ कम है, सेकंड नंबर का जो आपका कार्बन है। ठीक है, ये फर्स्ट होता, ये सेकंड होता, ये थर्ड होता, ये फोर्थ होता, और ये फिफ्थ होता। तो जो आपका सेकंड नंबर का जो ये कार्बन है ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला, डीऑक्सी राइबोज। ये राइबोज है, और ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज जो शर्करा होती है वो कौन से न्यूक्लिक अम्ल में होती है बच्चों, वो होती है आरएनए के अंदर। किसके अंदर होती है, आरएनए के अंदर, इसलिए इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और जो डीऑक्सीराइबोज होती है वो बच्चों होती है डीएनए के अंदर। ठीक है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आगे बात समझ में, पेंटोज शुगर या फिर शर्करा क्या होती है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन बात करते हैं तीसरे जो चीज होती है जिससे वो न्यूक्लिक अम्ल बनता है, वो होती है फॉस्फेट। क्या होता है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट को अपन कैसे बनाते हैं, फॉस्फेट को अपन बनाते हैं ये P11O OH OH और OH। तो ये जो संरचना होती है ना बच्चों, ये एक्चुअली में इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, नाम है इसका पर्टिकुलर, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो अपने जितने भी जीव होते हैं ना, उसमें जो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है उसको नाम दिया जाता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब बात करें इसका रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, क्या ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये कैसा होता है, इसकी रिएक्शन कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय या फिर एसिडिक। ठीक है, बात करें इसके आवेश की या फिर चार्ज की। ठीक है, अब फॉस्फेट के अंदर अगर ये H चला जाए, ये H चला जाए, ये H चला जाए, ठीक है, तो क्या बनता है, फॉस्फेट 3- क्या बनता है, फॉस्फेट 3- बनता है।
तो यानी चार्ज कैसा है इसका, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश है इसका। तो ये बात थी आपकी फॉस्फेट या फिर ऑर्थोफॉस्फेट ग्रुप की। तो फॉस्फेट हो गया, शर्करा हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, और अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से बंध या फिर बॉन्ड्स होते हैं, बंध या फिर क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो अपने पास शर्करा है और आपका फिर नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजन क्षारक है। तो होता क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये है आपका शर्करा, ये है आपका शर्करा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये आपका 1 नंबर है, ये क्या है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और यहाँ पे आपका क्या होता है 5th नंबर का होता है, 5th नंबर का होता है। तो अब होता क्या है, या तो क्या होगा प्यूरिन होगा, ठीक है, या तो क्या होगा आपका पिरिमिडिन होगा, या फिर आपका क्या होगा प्यूरिन होंगे, ठीक है, प्यूरिन होंगे। तो नंबरिंग कैसे होती थी, एक यहाँ पे एन होता था, ठीक है। यहाँ नंबरिंग अपन कैसे करते थे, नीचे से करते थे 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या होता था, ये एक एन, ये एक एन, ये एक एन, ये एक, तो 1, और यहाँ पे आता था ये 5th नंबर पे, ये 7th नंबर पे, और ये 9th नंबर पे। तो बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये जो C1 है यहाँ का, इसके ऊपर एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, और होता क्या, यहाँ पे N है, ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी ये वाला जो N है यहाँ का किसका, पिरिमिडिन का। तो पिरिमिडिन का कौन सा वाला N1 जो होता है वो बॉन्ड बनाने में काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H लगा हुआ होता है, तो क्या होता है यहाँ से जो होता है, ये जो होता है वाटर निकल जाता है, और ये आपस में क्या होता है बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है N9 के साथ सेम वाटर निकल जाता है और बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, N ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है, N ग्लाइकोसाइडिक बंध या फिर N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता ये है कि शर्करा का कौन इस्तेमाल होता है, C1 इस्तेमाल होता है, ठीक है। बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन का कौन ऐड करता है, प्यूरिन का ऐड करता है आपका N9, और जो आपका पिरिमिडिन होता है, पिरिमिडिन होता है उसका कौन भाग लेता है, N1 भाग लेता है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक। अब बच्चों ये जो संरचना होती है ना, जब शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक ही खाली मिलते हैं, इस संरचना को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। स्पेलिंग क्या है इसकी इंग्लिश में, न्यूक्लियो SIDE, न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या पड़ा, जब शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक आपस में मिल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, N ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा है, यानी कि N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि क्या होगा, शुगर, सॉरी जो आपकी शर्करा थी वो नाइट्रोजनस बेस तो मिल गए, यानी नाइट्रोजनस जो क्षारक तो मिल गए। अब इनमें क्या होगा, फॉस्फेट जो होगा वो ऐड होगा, ठीक है, फॉस्फेट ऐड होगा। तो वापस बनाते हैं, ये क्या है अपना शर्करा है, शर्करा है, ये इसका C1 C2 C3 C4, और यहाँ पे क्या है C5 है। और जो C1 था बच्चों उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अब नाइट्रोजनस बेस है, NB से लिखा हूँ मैं इसको, नाइट्रोजनस बेस है। अब इससे आगे क्या जुड़ेगा, आपका फॉस्फेट आगे जुड़ेगा, फॉस्फेट आगे जुड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये फॉस्फेट आगे जुड़ गए, फॉस्फेट आगे जुड़ गया। तो अब ये फॉस्फेट क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो अब कैसी संरचना बनेगी बच्चों, एक ऐसी संरचना बन जाएगी, यहाँ पे अभी भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे कार्बन था। अब इस कार्बन के अंदर क्या हुआ, एक O बचा, और O किससे जुड़ा है, फॉस्फोरस से। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक OH है, और यहाँ पे एक OH है। अब आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में एक होता है ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। मान लो अगर यहाँ H ना हो, ये सिंपल ऐसा हो, O का एक बॉन्ड भी खाली हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब C डबल बॉन्ड हो, O और ये खाली हो। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे भी क्या आपको एक ऐसी संरचना देखने को मिल रही है, ये मिल रही है नहीं मिल रही, एक एस्टर बॉन्ड है, लेकिन एस्टर बॉन्ड में कार्बन की जगह क्या है, फॉस्फोरस है, इसलिए इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं,
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ा था कि जब शर्करा और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं तो उस संरचना को अपन ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोसाइड। और जब शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड तीनों मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेंगे बच्चों, वो बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों में क्या फर्क हुआ कि यहाँ पे तो क्या है, फैशन है, यहाँ पे क्या है, फैशन है, और यहाँ पे खाली क्या है, शन है। ठीक है, श और न है, यानी शर्करा और नाइट्रोजन बेस है खाली, और यहाँ पे फॉस्फोरस, शर्करा और नाइट्रोजन बेस तीनों है। तो ये किस में फर्क हुआ, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड में तो क्या था, खाली शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक थे, दोनों मिलकर कौन सी संरचना बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क समझ में आ गया। तो इन दोनों शब्दों में ये फर्क है। अब अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दोनों के दोनों में क्या है, शर्करा भी है और नाइट्रोजन बेस भी है, और किसका फर्क आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन करेंगे पहले लेंगे अपन नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, नाइट्रोजन बेस लेंगे, उसमें पहले अपन क्या ऐड करेंगे, अपन कौन सी शर्करा ऐड करेंगे, राइबोज शर्करा ऐड करेंगे। और फिर उस राइबोज शर्करा, ठीक है, राइबोज शर्करा ऐड करने पर क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर फॉस्फेट ऐड कर देंगे, तो इन तीनों के एडिशन से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, ये तो एक बात हुई। फिर अपन क्या करेंगे, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या करेंगे, राइबोज की जगह क्या ऐड करेंगे, डीऑक्सीराइबोज। अब ये दोनों ऐड करके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड ही तो बनाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड में और इस न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या होगा, यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ पे राइबोज शुगर है, और कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, और एक और अंतर होगा, वो क्या होता है अभी आगे बताते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन एडिनिन। ठीक है, पहले लिया अपन ने एडिनिन। ठीक है, तो एडिनिन के अंदर जब राइबोज शर्करा मिल जाएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एडिनोसिन। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, क्योंकि क्या है, प्यूरिन, तो एडिनोसिन। ठीक है, अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो फॉस्फेट क्या एक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा एडिनाइलिक एसिड। अब एक बात बताओ, एक ही फॉस्फेट ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है, एक ही फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट। तो एडिनाइलिक एसिड मोनोफॉस्फेट। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखता हूं, AMP। अब ये AMP कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, एक अपने 11th क्लास में बहुत जगह पढ़ा होगा, ATP नाम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ATP। तो उसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनाइलिक एसिड वो ट्राइफॉस्फेट, यही तो बोलते हैं। तो बच्चों है कि यही तो चीज है। अगर इसमें पर एक फॉस्फेट है तो AMP हुआ, अगर इसमें दो और फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड ट्राइफॉस्फेट, इसी को बोलते हैं ATP, और वो यही चीज होती है ATP। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज जोड़े तो ये इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। और इसमें अगर फॉस्फेट जोड़ दो इस वाले शर्करा, इस वाले न्यूक्लियोसाइड के अंदर, तो नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये हो गई बात इसकी, किसकी बात होगी, AMP की बात होगी, AMP की बात होगी। तो एक और लाइन बना देते हैं यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं, कौन सा है दूसरा, ग्वानिन। अब ग्वानिन के अंदर राइबोज जुड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्वानोसिन। ग्वानोसिन, प्यूरिन तो ग्वानोसिन। इसको अगर फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्वानाइलिक एसिड। क्या होगा, ग्वानाइलिक एसिड, कैसा, मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। और इसको भी अपन कैसे डिनोट करेंगे, GMP। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, GDP, GTP। तो अगर इसके अंदर 2 फॉस्फेट ऐड कर दो क्या बन जाएगा, GTP ऐड हो जाएगा। अगर आप मान लो राइबोस की जगह ग्वानिन में क्या लगता है, डीऑक्सीराइबोस, तो किसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन हो जाता है। क्या होता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन। और अगर फॉस्फेट ऐड कर देते इसके अंदर तो इसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड मोनोफॉस्फेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे छोटा डी लग जाता और GMP। इसको भी ऐसे करते हैं GAMP। ठीक है, छोटा डी लग जाता आगे अगर डीऑक्सीराइबोस होता। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अब तीसरा लेते हैं। तीसरा कौन है बच्चों? साइटोसिन। अब साइटोसिन क्या है बच्चों? साइटोसिन एक पिरामिडीन है। क्या है? पिरामिडीन है। तो साइटोसिन के अंदर क्या नाम हो जाता है इसका? अगर राइबोज होता है तो क्या होता है? साइटिडिन, पिरामिडिन, तो साइटिडिन। अगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड चला जाएगा तो क्या होगा नाम? साइटिडिलिक एसिड मोनो फॉस्फेट। अब डीऑक्सी होता है तो क्या होता है? डीऑक्सी साइटिडिन। और अगर फॉस्फेट जुड़ जाता है इसके अंदर तो क्या होता है? डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वही मोनोफॉस्फेट लगा के मोनोफॉस्फेट। अब बच्चों एक कंसेप्ट यहां पे आता है, वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है? डीऑक्सी शुगर है। साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस मौजूद होते हैं? इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। साथ ही साथ चौथा कौन सा होता है? थाइमिन होता है। यूरासिल नहीं होता। वहीं बात करें आरएनए की, तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा। उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? उसमें होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये तीनों दोनों में सेम हो गए। और चौथा जो होता है ना बच्चों, वो होता है यूरासिल। कौन सा होता है? यूरासिल। तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि डीएनए में होगा थाइमिन और आरएनए में होगा यूरासिल। तो बात करें पहले अपन यूरासिल को लेते हैं। तो मैंने क्या बोला? यूरासिल खाली आरएनए में मौजूद है, तो डीएनए में तो मौजूद ही नहीं होता। तो आरएनए में मौजूद है तो किससे बॉन्ड, कौन सी शर्करा से बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा राइबोज शर्करा से। इसलिए इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे यूरिडीन। ठीक है, और अगर फॉस्फेट भी बाइंड कर जाए इन पे तो क्या हो जाएगा? यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, परंतु ये डीऑक्सीराइबोज से बाइंड नहीं करेगा, इससे बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, बात करें आपकी थाइमिन की। किसकी बात करें? थाइमिन की। तो जो थाइमिन होता है ना बच्चों, वो किसमें? डीएनए में। और डीएनए में कौन सी शर्करा है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। क्या राइबोज शर्करा है कि उसमें? नहीं। तो ये राइबोज शर्करा से बाइंड नहीं करेगा। किससे बाइंड करेगा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा से। इसलिए इसका जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका नाम क्या होगा? डीऑक्सी थाइमिडाइन। ठीक है, थाइमिडीन। ठीक है, डीऑक्सी थाइमिडीन। और अगर इसमें फॉस्फेट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड मोनोफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि एक फॉस्फेट जुड़ा है। तो इतनी बात क्लियर है? यहां पे भी ये मोनोफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। तो अपने पास अपन ने क्या लिया? पहले नाइट्रोजनस बेस लिए। उस नाइट्रोजनस बेस में पहले अपन ने क्या लगाया? एक राइबोज शर्करा लगाई जिससे न्यूक्लियोसाइड बना, और उनके अंदर अपन ने फॉस्फेट डाल दी। तो ये तो एक चीज हो गई। फिर अपन ने क्या किया? अपन ने लिया वापस नाइट्रोजनस बेस लिया, उसमें कौन सी शर्करा डाली? डीऑक्सीराइबोज शर्करा डाली। वापस क्या बना? एक न्यूक्लियोसाइड बना, लेकिन अब शर्करा कौन सी थी? डीऑक्सी थी। और फिर इसी में अपन ने क्या डाल दिया? फॉस्फेट डाल दिया। और फिर क्या बना? न्यूक्लियोटाइड बना। तो ये दो कंडीशन अलग थी और ये जो चीज अलग है, और इनमें अपन ने एडिशन किया था। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है नाम के हिसाब से। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, क्या इनके न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा? तो ये यहाँ पे क्या बना? न्यूक्लियो साइड बना है। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बने? यहाँ पे क्या बना? न्यूक्लियो टाइड बना। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे भी क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड बना है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आप सभी को? आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं। ये तो अपन ने बात कर लिया कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, क्या कंटेंट होता है उसके अंदर, क्या मतलब क्या संरचनाएं होती है, और कौन कौन से बंध बनते हैं। तो मान लो अब अपने को क्या करना है, अभी अपन ने एक एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, और अपन ने पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल क्या है, बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि बहुत सारे आपस में जुड़े होंगे। तो अपन पढ़ते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर बहुलक किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक पढ़ते हैं। अब अपन ने क्या करा? अपन ने बच्चों एक लिया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा लिया, ये तीसरा लिया और चौथा लिया। अभी अपन सिर्फ 4 ही ले। तो होता क्या बच्चों? होता यह है कि वही वापस बात वही यही कि हुआ क्या कि यह एक न्यूक्लिक हुआ है। अब पहले तो अपन क्या कर रहे थे? यो बना रहे थे, इसको यो बना रहे थे। अब अपन ने क्या करा? इसको टेढ़ा कर दिया। अब ऑक्सीजन को क्या है? यो रख रखा है। बस इतना सा फर्क है इनके अंदर। ठीक है, इतना सा फर्क है इनके अंदर। तो अब होगा क्या कि ये कौन सा कार्बन है बच्चों? ये है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या था? फिफ्थ। और फिफ्थ में क्या है? फॉस्फेट।
सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और यहाँ फिफ्थ कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट से एस्टर बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये भी फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा ये कि यहाँ का एक फॉस्फेट और यहाँ का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो बॉन्ड बनेंगे। अब बात हुई सेकंड पे भी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे रिएक्शन होगी ना बच्चों, तो यहाँ पे जो होगी स्टेबिलिटी जो है इसके अंदर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा एक नाइट्रोजनस बेस भी लग रखा है इनके पास, नाइट्रोजनस बेस भी है इनके ऊपर। इसलिए अगर सेकंड पे रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा रिएक्शन को, इसलिए सेकंड पे रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन कहाँ होती है, थर्ड पे, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। वहां क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे किसी दूसरे ग्रुप का जो है हिंड्रेंस बोल सकते हो आप, वो जो है कम है। तो होगा क्या, यहां से निकलेगा एक O ग्रुप OH और यहां से निकल जाएगा एक H, यहां से भी सिमिलरली OH निकलेगा और एक H निकल जाएगा, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। यहां से भी क्या होगा, OH और H, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, निकल गए। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बनाएंगे बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सही, ये बन गया। बना या नहीं बना, ये सब बन गया। अब आपने देखा कि पहले तो क्या था, ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ था, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना। तो यहाँ पे भी तो बच्चों बॉन्ड बन के यही तो स्थिति बन रही है, वापस एक एस्टर लेके तो बन रहा है। तो जब बहुलक बनता है, बहुलक बनता है तो कौन से बॉन्ड्स का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है फॉस्फो। अब क्योंकि एक तो एस्टर बॉन्ड पहले से ही है और एक एस्टर बॉन्ड दोबारा निर्माण हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फो डाई का मतलब क्या है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर दो दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो पहले से ही मौजूद था और एक क्या, वो वापस जब बाइंडिंग होगी उसके बाद जो है आपको जो है देखने को मिला। अब बच्चों ये जो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड का जो नाम होता है ना, वो क्या देते हैं अपन, 3-5 क्या होगा, 3 और 5 क्यों, क्योंकि 3 से OH निकल रहा है, ठीक है, और वो H के साथ मिलकर क्या कर रहा है, वो फिफ्थ कार्बन के पर जो फॉस्फोरस है उसका जो H है उसके साथ मिलकर वाटर बना रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं नाम, 3-5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड देते हैं। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। अब दूसरी बात करें तो ये तो क्या थी, 4 आपके पास क्या थे, न्यूक्लियोटाइड थे। ये पहला वाला न्यूक्लियोटाइड देखो, इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर जो हुआ इसके ऊपर जो आपका वो यहाँ जो OH ग्रुप था उसके साथ तो क्या बॉन्ड, उसके साथ तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, उसके साथ तो क्या हुआ, ये एस्टर बॉन्ड बन गया, बिल्कुल बन गया थर्ड वाले के साथ। और फर्स्ट पे तो आपके पास क्या है, अभी भी नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। तो जो फर्स्ट वाले का फिफ्थ वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, इसके साथ कौन बैठा है, फॉस्फोरस ग्रुप बैठा है, ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप बैठा है। इसका जो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, इसका सबसे बाहर की तरफ कौन सा हिस्सा निकला हुआ है, फॉस्फोरस निकला हुआ है, और ये फॉस्फोरस किस पे स्थित है, फिफ्थ कार्बन पे। तो इस हिस्से, इस जो एंड है, इस ध्रुव को अपने क्या, कौन सा एंड बोला, 5' एंड बोला, ठीक है। अभी जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड था, इसको देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसके फर्स्ट कार्बन तो नाइट्रोजनस बेस है, सेकंड किसी काम का नहीं है, जो आपका फिफ्थ है उसके ऊपर क्या फॉस्फेट ग्रुप है, उससे पहले बॉन्ड बना रखा है। पर इसका जो थर्ड कार्बन है उसका OH ग्रुप क्या है, फ्री पड़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, और वही क्या है, सबसे ज्यादा शो हो रहा है। तो इसलिए अपन ने इसको नाम दिया 5' 3' एंड है। क्या दिया, इसको नाम दिया अपने 3' एंड नाम दिया, इसको दिया 5' एंड। जो सबसे पहला वाला न्यूक्लियोटाइड था जिसका खाली फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ निकला हुआ है या फिर वो फ्री पड़ा हुआ है, उसको अपन ने नाम दिया 5' एंड। और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड था जिसका खाली OH ग्रुप जो है वो फ्री पड़ा हुआ है या सबसे बाहर निकला हुआ है, उसको अपन ने नाम दिया 3' एंड। अब बच्चों होता क्या है, कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो वहां जाएगा जिसने जो सबसे ज्यादा फ्री बैठा हो। और यहाँ देखो फॉस्फेट पहले से इससे बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, और पहले इसके बहुत सारे बॉन्ड है, और यहाँ देखो OH का कोई बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं, ये क्या है, सबसे फ्री बैठा है, और यही क्या करेगा, आगे आने वाले न्यूक्लियोटाइड को अपनी तरफ ऐड करेगा। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे ना बच्चों, वो यही 3' एंड की तरफ क्या होंगे, ऐड होते रहेंगे। तो यानी कि अगर अपने को एक वर्ड बोला जाता है डायरेक्शन या फिर दिशा, किसकी दिशा, न्यूक्लिक अम्ल की जो सूत्र होती है, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है बच्चों 5' से 3', 5' से 3'। इसका मतलब क्या होता है, 5' पे आपका सबसे पहला
न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी फ्री ग्रुप नहीं है, ठीक है, नहीं, परंतु जो 3' एंड है उसके ऊपर, ये सबसे आखिरी आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, आप आखिरी है, और उसके ऊपर एक फ्री OH ग्रुप मौजूद है। इस फ्री OH ग्रुप पे जो होता है, इसके ऊपर कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ सकता है। क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। तो यही दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो डायरेक्शन या फिर दिशा कैसी दी जाती है? 5' से 3' एंड, यानी 5' से शुरुआत हो रही है और 3' एंड पे जो भी चीजें होगी नई वो होते जुड़ती जाएंगी, यानी जो 3' एंड वो बढ़ता जाएगा, इसलिए दिशा क्या दी जाती है? 5' से 3' की तरफ। कि 5' पे तो कुछ ऐड नहीं हो सकता, वो इनिशियल पॉइंट था, और अपन 3' की तरफ चल रहे हैं और उसमें और चीजें ऐड होती जा रही, तो इसलिए अपन डायरेक्शन क्या देते हैं? 5' से 3' डायरेक्शन जो अपन देते हैं। तो डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या डायरेक्शन होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, उसकी रचना कैसे हुई, ये आपको समझ में आ गई कि पहले एक एस्टर बॉन्ड था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था, उसके बाद एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, इसलिए पूरे के पूरे बॉन्डिंग को अपन ने क्या नाम दे दिया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया इतना? अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन मेन बात करते हैं डीएनए की। अब डीएनए में अपन को क्या क्या पढ़ना है? तो डीएनए में सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ वैज्ञानिकों की। किस किस की बात करते हैं? कुछ वैज्ञानिकों की नाम बात करते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पे क्या होता है? डीएनए है। तो डीएनए में अगर एक यहाँ पे अपन M बना दूं तो ये क्या हुआ? माइस्टर हुआ। अगर इस N को अपन उल्टा करें, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा, तो ये क्या होगा? ज़ेकेरिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्या बना दूं? एक W बना दूं, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? वॉटसन एंड क्रिक। तो माइस्टर अपन पहले पढ़ चुके, इसने क्या करता? डीएनए को खोजा था, यानी न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था। जो बच्चों ज़ेकेरिस था उसने क्या करता? डीएनए शब्द दिया था। क्या दिया था? डीएनए शब्द दिया था। और वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था? एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? द्विकुंडलिनी मॉडल। क्या बोलेंगे? द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था। तो मेस्टर ने क्या किया था? ज़ेकेरिस ने शब्द दिया था, और वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी कि द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बात करते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपका डीएनए उसके अंदर क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं। तो पहली बात जो बेसिक चीजें वो बात करते हैं। शर्करा कौन सी होती है बच्चों? शर्करा होती है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। बात करें इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस क्षारक कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। और बात करें तो इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, उसकी वजह से वो क्या होता है? मौजूद होता है इसके अंदर। साथ ही साथ बात करें इसके आवेश की चार्ज की, तो कौन सा ग्रुप मौजूद है? फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, और फॉस्फेट ग्रुप पे क्या है? नेगेटिव। तो यानी ये कैसे होता है? नेगेटिव या फिर ऋणात्मक आवेश होता है इसके ऊपर ना, नेगेटिव आवेश होता है। बात करें इसके रिएक्शन की, नाम से पता चले डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो कैसी होती है? अम्लीय जो इसकी रिएक्शन होती है, यानी कि एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो 5 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों द्विकुंडलिनी मॉडल या फिर डबल हेलिक्स मॉडल। अब इसमें बात आती है बच्चों, कौन से वैज्ञानिकों ने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। कब किया था? 1953 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1962 में, ठीक है। परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था? पहले एक दो साइंटिस्ट और थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन नाम के 2 और वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा था? एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा था, डीएनए की संरचना को देखा था। बस इन्होंने क्या गलती कर दी? खाली देखा, उसके बाद कुछ किया नहीं।
तो इन्होंने क्या किया, वॉटसन एंड क्रिक ने इन्हीं की स्टडी को लिया, उसको और अध्ययन किया और एक मॉडल तैयार कर दिया उस, और क्या करे, कुछ जो है बिंदु बताए डीएनए की संरचना के बारे में। तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल 1953 में आया, कौन सा था, द्विकुंडली मॉडल। परंतु ये द्विकुंडली मॉडल किस पे आधारित था, तो वो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की डीएनए संरचना पर आधारित था। तो दो अलग अलग चीजें कि मॉडल किसने दिया वो तो ठीक है, परंतु ये मॉडल आधारित किस पे था, तो इनकी स्टडी के ऊपर आधारित था। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको याद होना चाहिए। बात कर रहे हैं द्विकुंडली मॉडल के वैज्ञानिकों की बात होगी। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात जो इनके, अब जो जितने बिंदु है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब क्या डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर आएंगे। तो आपको जो सवाल बनेगा ना बच्चों, वो ये बनेगा कि जो 5 नंबर का सवाल आएगा कि द्विकुंडली मॉडल की जो पॉइंट दिए थे वॉटसन क्रिक ने, उनको लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो भी मैं बिंदु लिखा रहा हूँ वो सब जो है आप उसके अंदर लिखना। अब सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडली मॉडल के अंदर कि इसमें क्या होता है, पूरक क्षारक युग्मन होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है बच्चों कि जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, वही आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं। अब बेस कौन से थे बच्चों, क्या बेस या क्षारक कौन थे, नाइट्रोजन क्षारक ही तो थे, नाइट्रोजन बेस ही तो थे। तो दोस्त जो होते हैं वही, जो दोस्त होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं। और कौन जुड़ते हैं, ये एक्चुअली में किसके लिए दिया गया था, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षारक के लिए दिया गया था। इसका मतलब ये था कि प्यूरिन का दोस्त कौन सा होता है, पिरिमिडीन, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होते हैं वह साथ में जो होते हैं बंध बनाते हैं, यानी कि एक होगा प्यूरिन और एक होगा पिरिमिडीन। अब बात आती है इन दोनों में दोस्त कौन कौन थे। तो जो एडेनिन था उसका दोस्त कौन सा था, उसका दोस्त था थाइमिन, और जो ग्वानोसिन था उसका दोस्त कौन सा था बच्चों, साइटोसिन। तो यह जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग या फिर पूरक क्षारक युग्मन, पूरक क्षारक युग्मन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यानी इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो दोस्त होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन का दोस्त होता है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन पिरिमिडीन में कौन कौन दोस्त है, एडेनिन थाइमिन का दोस्त है और ग्वानोसिन साइटोसिन का दोस्त है। ये आपस में, ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है और थाइमिन ग्वानोसिन, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, परंतु एडेनिन थाइमिन दोस्त है और ग्वानोसिन और साइटोसिन भी क्या है, दोस्त है। अब ये आपस में जुड़ते हैं कैसे बच्चों, ये आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो ये तो क्या था पहला बिंदु, पूरक क्षारक युग्मन। अब हम पढ़ते हैं कि द्विरुजिकीय। पहला पॉइंट तो क्या था, पूरक क्षारक युग्मन आपको देखने को मिलता है उस मॉडल के अंदर। दूसरी चीज होती है द्विरुजिकी, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है वो, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि ऐसा होता है, एक ये स्ट्रैंड हो गया और एक ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, होता यह है कि एक होती शर्करा, ठीक है, शर्करा, यह शर्करा का एक फॉस्फेट ग्रुप क्या है, फ्री है। तो जिस इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है यहाँ पे, तो ये कौन सा एंड हुआ, 5' एंड हुआ। फिर ये एक और फॉस्फेट से जुड़ा होता है वो दूसरी शर्करा से, फिर वो फॉस्फेट से जुड़ा होता है वो शर्करा से जुड़ा होता है, वो फॉस्फेट से जुड़ा होता है वो वापस शर्करा से जुड़ा होता है, फॉस्फेट से शर्करा, फॉस्फेट और शर्करा से जुड़ा होता है, ठीक है। और शर्करा से क्या निकले थे, नाइट्रोजनस बेस, मान लो यहाँ एडेनिन निकल रहा है, यहाँ पे थाइमिन निकल रहा है, यहाँ पे ग्वानोसिन निकल रहा है, यहाँ पे साइटोसिन निकल रहा है, यहाँ पे वापस एडेनिन और यहाँ पे साइट और थाइमिन निकल रहा है। तो ये तो क्या था, एक जो था वो धागा था इसका। दूसरे धागे की बात करें वहां पे भी क्या हुआ था, एक ये फॉस्फेट था, यहाँ पे एक शर्करा थी, ये एक शर्करा थी जिसका फॉस्फेट यहाँ निकला था। फॉस्फेट निकला हुआ है तो यहाँ पे कौन सा एंड हुआ, 5' एंड। तो इसका एक फॉस्फेट दूसरी शर्करा से बॉन्ड बना था, फिर एक और फॉस्फेट दूसरी शर्करा से, फिर ये फॉस्फेट दूसरी शर्करा से बॉन्ड बना था, फिर ये फॉस्फेट किसी और शर्करा से बॉन्ड करा था, ठीक है। तो इस तरह से और ये बॉन्ड जो है पूरे हो जाते थे, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो है चलती रहती थी इसकी। तो यहाँ पे कौन सा जो होता था आपका वो नाइट्रोजन क्षारक कौन सा होता था, इसके सामने होगा T, इसके सामने कौन सा दोस्त होना चाहिए था, A, इसके सामने कौन सा दोस्त होना चाहिए बच्चों, C, इसके सामने कौन सा दोस्त होना चाहिए, G, इसके सामने कौन सा होना चाहिए, T, और इसके सामने कौन सा दोस्त होना चाहिए इसका, A। आगे बत्ती बात समझ में। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो ये क्या हुआ बच्चों, एक धागा और ये दूसरा धागा, ये क्या था, धागे थे। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जो नाइट्रोजन बेस है
उसके अंदर क्या हो रही है, पूरक है, ठीक है, पूरकता हो रही है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग या युग्मन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता था, पूरक युग्मन होते थे, यानी कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते थे, यानी कि इस पे जो भी नाइट्रोजनस बेस होगा इस धागे पे उसका कंप्लीमेंट्री पूरक नाइट्रोजनस बेस ही होगा, यानी उसका दोस्त ही मौजूद होगा, इसलिए क्या थे, पूरक युग्मन थे। साथ ही साथ आप देखो कि इसका 5 डैश एंड यहाँ पे, तो इस तरफ कौन सा एंड होगा, इसका 3 डैश एंड होगा, और यहाँ पे इसका 5 डैश एंड यहाँ पे, और इसका 3 डैश एंड यहाँ पे। तो इसकी डायरेक्शन तो क्या है बच्चों, ये हुई इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन बात करें 5 डैश 3 डैश से ऐसे हुई। तो यानी कि क्या हुआ, दोनों जो होते थे उनका जो डायरेक्शन था यहाँ पर ये बोल सकते हैं, डायरेक्शन अपन किसके आधार पर बोल रहे थे कि 3 डैश एंड पे नए जुड़ते रहेंगे, क्या नए जुड़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या बना रहे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो बना रहे। तो यानी कि डायरेक्शन बोलो या फिर न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, या फिर बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, तो वो अपन देते थे, ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश में यहाँ पे ये डायरेक्शन थी और यहाँ पे ये डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट है या नहीं, तो दोनों की दोनों क्या होती थी, विपरीत होती थी, या फिर क्या होती थी, ये अपोजिट होती थी, क्या होती है, अपोजिट होती थी। अब आप देखो कि ये जो एडेनिन थाइमिन थे, थाइमिन एडेनिन ग्वानिसिन, ये सब क्या है, पूरक जो है युग्मन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कौन किससे जुड़ रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे थे। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, वो कैसे होता है, ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन जी और सी के बीच में क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों, ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और सी और जी के बीच में क्या हो जाता है, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 बॉन्ड बनते हैं उसके बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, यह एक युग्मन बन गया, यह एक और 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 युग्मन बन गया, और यह एक और युग्मन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये तो भैया 2 डंडियां थी और बीच में क्या है, सीढ़ियां हैं, है या नहीं है। तो इसकी जो संरचना होती थी वो कैसी होती थी, सीढ़ी नुमा होती थी। क्या होती थी, सीढ़ी नुमा जो होती थी। और जो सीढ़ियां होती थी, ये सीढ़ियां कौन बना रहे, ये बना रहे आपके जो बेस पेयर है, यानी कि क्षारक युग्मन जो है, ठीक है, क्षारक युग्मन जो है, बेस पेयर है, वही आपस आपके क्या बना रहे, सीढ़ी बना रहे। क्या बना रहे बच्चों, सीढ़ी बना रहे, ठीक है। और देखो ये जो आपके धागे हैं, ये धागे आप किससे बन रहे थे, क्षारक और फॉस्फेट से तो बन रहे थे, क्षारक और फॉस्फेट से बन रहे। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है एक तरह से, यानी इसकी जो बैकबोन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है बच्चों शर्करा प्लस फॉस्फेट से। और इन दोनों के बीच में बहुत सारे कौन से बॉन्ड है, फॉस्फो, कौन से बॉन्ड है, डाई एस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों, डाई एस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये फॉस्फेट इससे भी बॉन्ड बना है, इससे भी बॉन्ड बना है, तो ये फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड है। तो ये बेसिकली उन्होंने इसमें बताया कि डबल स्ट्रैंड या फिर द्विरुचि की संरचना होती थी, यानी कि 2 स्ट्रैंड है आपके पास, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये दोनों स्ट्रैंड होते थे, ये एक दूसरे के पूरक होते थे, यानी इस पे जो नाइट्रोजन क्षारक है और इस पे जो नाइट्रोजन क्षारक है वो पूरक, यानी आपस में दोस्त है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, कि एक 5 डैश टू 3 डैश ऐसे है और एक 5 डैश टू 3 डैश इस तरह है, यानी कि यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगेंगे और यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड इस तरफ लगेंगे। तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। साथ ही साथ जो ये नाइट्रोजन क्षारक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो किस प्रकार के हैं कि इन दोनों ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और ये जो बेस पेयर है या नाइट्रोजन क्षारक है, ये क्या होते हैं, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं। और साथ ही साथ इस जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन बना रहा है आपका, क्षारक और फॉस्फेट, किसके द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो ये उन्होंने बताया द्विरुचि के स्ट्रक्चर में। फिर उन्होंने क्या बताया बच्चों, 2 रेशो बताए। अब वो 2 रेशो कौन कौन से थे, वो था एक तो चागाफ रूल या फिर रेशो बोल लो, और एक था बेस पेयर का रेशो, बेस पेयर का रेशो। अब चागाफ रूल क्या कहता था बच्चों, वो ये कहता था ये किसका रेशो था या किसका अनुपात था, ये अनुपात था प्यूरिन और पिरिमिडीन का। क्या था, प्यूरिन और पिरिमिडीन का। इसके अनुसार क्या होता है, प्यूरिन जो होते हैं वो पिरिमिडीन के बराबर होते हैं। यानी कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन होते हैं A+ और A+G होते हैं, और पिरिमिडीन कौन से होते हैं, C+T होते हैं। तो इनको अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, A+G अपॉन C+T इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी ये रेशो होता था, प्यूरिन, ये क्या होगा, प्यूरिन डिवाइडेड बाय पिरिमिडीन इज इक्वल टू 1, क्या होगा, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या होता था, चागाफ रेशो होता था।
एक और रेशो होता है, वो होता है बेस पेयर रेशो, बेस पेयर अनुपात। ये बच्चों किसका अनुपात होता है? ये होता है रेशो कंप्लीमेंट्री, या फिर बोले तो ये रेशो होता है पूरक। किसका रेशो होता है? ये पूरक आपके क्षारक का, पूरक क्षारकों का वो होता है, रेशो होता है। अब इसका रेशो का मतलब क्या होता है कि जो रेशो होता है, ठीक है, कौन कौन से पूरक है? एक ए और टी है और एक जी और सी है। तो जो ए और टी का रेशो अगर अपन जी और सी के साथ निकालें, ठीक है, तो इसी रेशो को क्या बोलते हैं अपन? बेस पेयर रेशो। और जो रेशो होता है ना बच्चों, किसी भी जीव के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी भी जीव के लिए। अब अगर मान लो इस रेशो की वैल्यू आती है लेस देन 1 और या फिर आएगी मोर देन 1। अब लेस देन 1 कब आ सकती है? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा? जी सी बड़ा जो है ज्यादा होगा। तो इस तरह के डीएनए को या इस तरह के जीव के डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? जीसी टाइप का डीएनए, यानी ग्वानोसिन साइटोसिन, ग्वानोसिन और साइटिडीन टाइप का डीएनए। और अगर इसकी वैल्यू मोर देन 1 है तो यानी कि क्या वो न्यूमरेटर ज्यादा है, यानी ए और टी ज्यादा है, तो इस तरह के डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? एटी टाइप का डीएनए, एटी टाइप का डीएनए। ये जो एटी टाइप का डीएनए होता है, ये बच्चों कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यूकैरियोट के अंदर, ठीक है, यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर। और ये जो जी और सी टाइप का होता है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। आगे इतनी बात समझ में। एक होती है चागाफ रूल और एक होता है बेस पेयर रेशो। इसमें जो चागाफ रूल है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन जब क्वेश्चंस करेंगे, अब होगा ये बच्चों की क्लास होगी और आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके सिर्फ ऐप के ऊपर ही अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो ऐप के ऊपर होंगे क्वेश्चन अपलोड होंगे और जो क्वेश्चन सॉल्विंग की क्लास है वो भी सिर्फ अपन एक्सक्लूसिवली ऑन ऐप ही लेंगे। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चागाफ रूल वहां बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, क्या सवाल आएंगे इसके ऊपर। आगे चलते हैं। अब अपन लेते हैं भैया मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है वो देखो कि जब अपने पास ये दो स्ट्रैंड है, ये एक ए टी जी सी, ये होगा टी ए सी और जी। अब होता क्या है, जब अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको हीट करेंगे। ए और टी के इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल। अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करेंगे तो होगा ये कि भैया ये बॉन्ड जो होंगे वो टूटने लगेंगे। बॉन्ड क्या होंगे? टूटने लगेंगे। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बात बताओ, ये दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, किसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है? ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कौन डिसाइड करेगा? जो जिसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है वही तो डिसाइड करेगा। तो जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं आपके जी और सी कंटेंट आपका कितना है। जी और सी जो मात्रा है, ठीक है, जी और सी मात्रा जो है कितनी है आपकी, और वह टेम्परेचर जिसपे कि जो आपका डीएनए वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं टीएम, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो बात यह है कि अगर जी और सी ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ज्यादा तापमान देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, तो यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, या फिर बोले तो टीएम क्या होगा? ज्यादा होगा। परंतु जी और सी अगर कम है, जी और सी क्या है? कम है। जी और सी अगर कम है तो उसके इसमें क्या होगा? बहुत कम तापमान में वो जो है टूट जाएगा। तो यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हुआ, और टीएम भी क्या हुआ? एक्चुअली में कम हुआ। अब एक बात बताओ, अभी अपन लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें जीसी ज्यादा होते हैं और यूकैरियोट में एटी ज्यादा होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर जीसी क्या है? ज्यादा है। और जो यूकैरियोट है उसके अंदर जो है एटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एटी ज्यादा है। तो जीसी क्या हुआ? यहाँ पे कम हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। ये पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए किस में कम होता है? प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट? तो यूकैरियोट का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम होता है। आगे बात करते हैं प्रकाश का अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब वातावरण में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, ये डीएनए का आपका स्ट्रक्चर है, ये कौन से जो है वो आपकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? तो ये एब्जॉर्ब करता है बच्चों, इसका जो लैम्डा होता है वो कितना होता है? 2600 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 2600 एंगस्ट्रॉम। यह जो बच्चों लैम्डा होता है ना, किसका होता है? ये होता है अल्ट्रा वायलेट का, यानी कि पैरा बैंगनी, पैरा बैंगनी का। तो ये तो किसकी बात हुई बच्चों? किस प्रकाश का ये अवशोषण करता है। आगे चलते हैं। फिर बात आती है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन को, हिंदी में भी डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ही बोलते हैं। तो ये मान लो आपका क्या है बच्चों? एक डीएनए है, डीएनए
इस डीएनए पे अपन ने क्या करा, एक उच्च तापमान दिया। क्या दिया? उच्च तापमान दिया। अब इस उच्च तापमान की वजह से क्या होंगे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? टूट जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, टूट गए। साथ ही साथ जो ये धागे हैं ये आपके डीएनए के, ये क्या होंगे? पृथक हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो यानी एक ऐसी स्थिति बन गई, ये ऐसी स्थिति अलग 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 अलग। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? डीनेचुरेशन। ठीक है। अब मान लो ये जो अलग हुआ डीएनए, डीनेचुरेशन की वजह से इसको मैंने क्या करा, एक कम तापमान में या फिर साधारण तापमान में रखा। अब इसमें मैंने क्या दिया? कम तापमान दिया। अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना बच्चों, वो दोबारा बन जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बन जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा? जो धागे पहले टूटे हुए थे, ये जो धागे हैं वापस क्या होंगे? बंध जाएंगे। धागे वापस बंध जाएंगे। तो यानी वापस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? डीनेचुरेशन। ठीक है। डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना और रीनेचुरेशन मतलब बनाना उसको। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग। अब बच्चों वैसे तो अपन आरएनए में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि मान लो ये अपने पास क्या है? डीएनए। ये डीएनए के दो धागे हैं, दो स्ट्रैंड है। एक है ATGC, ATGC, यहाँ पे बेस है। यहाँ पे कौन कौन से होंगे? TACG, TACG। अब होता क्या है बच्चों? एक जो आपका स्ट्रैंड होता है ना, वो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता, और एक जो स्ट्रैंड है वो भाग लेता है। तो जो भाग लेते हैं ना, वो कैसे हुआ? टेम्पलेट हुआ। टेम्पलेट का मतलब वही होता है जिसको देख के कॉपी किया जाता है। जैसे आप आगे वाले स्टूडेंट की कॉपी करते हो ना, तो वो आगे वाला स्टूडेंट क्या होता है? टेम्पलेट होता है। तो ये क्या होता है? जो करता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट करता है। अब ये क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। और बच्चों आरएनए जो होता है ना, आगे भी पढ़ेंगे, आरएनए ध्यान रखना एक सिंगल स्ट्रैंड होता है उसमें। वो उसमें द्विरुचकी नहीं होता, वो एकल रचकी होता है। एक ही धागा होता है उसके अंदर। ठीक है। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए के अंदर खाली एक धागा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर भी निर्माण के दौरान पूरक क्षारक युग्मन द्वारा ही होती है। पूरक क्षारक युग्मन द्वारा ही होती है। मतलब कि एक धागा होगा और उस पे जो भी वो क्षारक आएंगे वो इस धागे के पूरक होंगे, यानी उसके टेम्पलेट जो धागे है उसके पूरक होंगे। यानी कि मान लो ये आपका आरएनए बन रहा है, ये क्या है? आपका आरएनए। तो इस पे जो भी बेस होंगे ना, जो भी क्षारक होंगे, वो जो डीएनए का टेम्पलेट धागा है उसके क्या होंगे? पूरक होंगे। यानी यहाँ टी है तो यहाँ ए आता, यहाँ ए है तो यहाँ टी आता, यहाँ सी है तो यहाँ जी आता, यहाँ जी था तो सी आता, यहाँ टी था तो ए आता, ए था तो टी आता, सी था तो जी आता, और जी होता तो सी आता। अब एक बात बताओ, ये जो आरएनए बना इस डीएनए के धागे से बना, और ये दोनों आपस में क्या है? पूरक है या नहीं है? परंतु ध्यान दो, ये धागा और ये धागा सेम है या नहीं है? कि यहाँ पे भी ATGC था, यहाँ पे भी तो ATGC है या नहीं है? इसीलिए क्या हुआ कि इस जो स्ट्रैंड था, जो भाग ही नहीं ले रहा था, उसको अपन ने क्या बोला? कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला बच्चों? कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों बोला? क्योंकि इसका कोड और इसका कोड, ये जो अपन ये जो नाइट्रोजन क्षारक के जो बनाते हैं इसको अपन कोड भी बोलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, कोड बोलते हैं इसको। तो कोडिंग स्ट्रैंड, तो नाम से क्या लग रहा है कि भाई ये स्ट्रैंड कोड कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड कर रहा है। लेकिन इसके जो कोड होते हैं ना, वो इस आरएनए के इक्वल होते हैं, इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन क्या ये भाग ले रहा है बनाने में? ये भाग नहीं ले रहा बनाने में। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि इसका कोड और इसका कोड एक जैसा नहीं है। इनका कोड पूरक है लेकिन एक जैसा नहीं है, परंतु इसका कोड और इसका कोड क्या एक जैसा है, लेकिन ये भाग नहीं ले रहा बनाने के अंदर। साथ ही साथ कोडिंग स्ट्रैंड को अपन एक और नाम देते हैं, सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड। और इसको अपन और नाम देते हैं नॉन सेंस स्ट्रैंड। ये जब अपन आरएनए पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो मेजरमेंट था, ठीक है, बात करें कि इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये आपका एक द्विकुंडली का एक टर्न है, ठीक है, एक जो है टर्न है आपका, जो द्विकुंडली है इसका एक कुंडली मान लो, एक टर्न मान लो। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ये तो कहते कुंडली थी आपकी, और यहाँ पे क्या है आपकी बेस पेयरिंग है, आपकी बेस पेयरिंग है। बेस पेयरिंग मतलब क्या है? जो आपके यहाँ पे क्या है आपके, ये हैं आपके नाइट्रोजन क्षारक के युग्मन है सारे के सारे, और ये दोनों क्या है? दो धागे, बिल्कुल दो धागे। यहाँ पे क्या लगी हुई, यहाँ पे क्या है? शर्करा है और यहाँ पे फॉस्फेट है। यहाँ पे भी क्या है? शर्करा है और ये फॉस्फेट है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है? शर्करा है, फॉस्फेट है, ये किसी और से जुड़ा हुआ आगे।
ठीक है, यहाँ पे भी क्या एक शर्करा है, बिल्कुल है। अब होता क्या है बच्चों, यह जो दूरी होती है, किस किस के बीच में दूरी, यह दूरी जो दो आपके क्षारक युग्मन के बीच में होती है, क्षारक युग्मन के बीच में होती है, यह दूरी कितनी होती है बच्चों, 3, यह दूरी होती है बच्चों 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब एक बात और सुनो कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इस पूरी एक कुंडली में या फिर एक टर्न में कितने क्षारक युग्मन पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं बच्चों, 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर इन दो के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है और ऐसे 10 पाए जा रहे हैं, तो क्या मैं इसकी लंबाई निकाल सकता हूं, इस कुंडली की लंबाई निकाल सकता हूं, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इस कुंडली की जो लंबाई होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 3.4 इंटू 10 इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये लंबाई कितनी होती है बच्चों, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक्चुअली में तो मैं पूरी तरह दिखा नहीं सकता, लेकिन इसको देखो, ये क्या हो रहा है, पूरा टर्न चल रहा है, एक्चुअली में पूरा ये घूम रहा है। ठीक है, तो जहां जहां भी शर्करा होती है ना, या जहां जहां भी नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, तो जहां जहां भी आपका क्षारक मौजूद होता है, क्षारक जो युग्मन मौजूद होता है, वहां पे क्या होता है, टर्न होता है, घुमाव होता है, वहां पे घुमाव होता है। और एक क्षारक कितना घुमाव देता है, 36 डिग्री का घुमाव देता है। तो एक बात बताओ कि ओवरऑल पूरा कितना घूमता है, पूरा कितना घूमेगा। अगर एक क्षारक युग्मन इसको 36 डिग्री से घुमा रहा है और एक कुंडली में कितने 10 हैं, तो कितना होगा, 10 से 36 को गुणा करो तो कितना होगा, 360 डिग्री। यानी एक जो टर्न होता है, एक पूरी कुंडली होती है, वो कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। बात करें इसके वजन की, तो इसका वजन होता है बच्चों, वो होता है 10 to 6 इंटू 10 to the power 9 डेल्टन, 10 to the power -6 टू 10 to the power -9 डेल्टन जो होता है इसका वजन होता है। तो वजन हो गया, एक टर्न कितना होता है, पूरी कुंडली का टर्न कितना होता है, दो बेस पेयर या दो क्षारक युग्मन के बीच में कितनी दूरी होती है, पूरे कितने की लंबाई कितनी होती है, पूरे में कितने बेस पेयर है, वो देख लिया। अब एक बात बताओ, सबसे दूर पे कौन है, फॉस्फेट है या शर्करा है, फॉस्फेट है। तो उसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, जो इसका डायमीटर होगा बच्चों आपका, या फिर आपका जो व्यास होगा, डायमीटर या फिर व्यास होगा, वो कौन निर्धारित करेगा, आपका फॉस्फेट के बीच की दूरी। ठीक है, डायमीटर या फिर व्यास कौन निर्धारित करेगा, फॉस्फेट के बीच की दूरी। और ये दूरी क्या, व्यास कितना होता है बच्चों, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। बात करें दो शर्करा के बीच की दूरी होती है, तो दो शर्करा के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 11.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 11.1 एंगस्ट्रॉम। बात करें कि अगर ये ए है और ये टी है, तो इन बेस पेयर के बीच में कितनी, नाइट्रोजन क्षारक के बीच में या हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी लंबाई होती है, तो 2.8 से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर, या खाली 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही होती है। तो समझ में आया कि 20 एंगस्ट्रॉम तो क्या है, व्यास है, 11.1 एंगस्ट्रॉम क्या है, आपके दो शर्करा के बीच की दूरी है, और 3 एंगस्ट्रॉम क्या है, दो नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी है। 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या है, दो बेस पेयर की, दो नाइट्रोजन क्षारक युग्मनों के बीच की दूरी है। 34 एंगस्ट्रॉम क्या है, पूरे की लंबाई है। और 10 क्या है कि पूरी कुंडली में कितने युग्मन मौजूद है। 36 डिग्री क्या है कि एक युग्मन की वजह से कितना टर्न आ रहा है, और ओवरऑल कितना टर्न है, 360 डिग्री। और कितना वजन है, 10 to the power -6 टू 10 to the power -9 डेल्टन है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि मेजरमेंट कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फिगर आपको जो है याद रखना है। बात करेंगे संख्या की या नंबर की, तो एक चीज देखो, एक होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, यानी कि जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी। अभी दो तरीके होता है, एक होता है साई 174 और एक होता है लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है इकोलाई, और एक अपने कौन होता है, मानव।
मानव के अंदर एक तो क्या होती है, एक युग्मजीव कोशिका होती है और एक होती है सॉरी एक एकल गुणी कोशिका और एक होती है द्विगुणी कोशिका यानी डिप्लॉइड। तो बात करें साई बैक्टीरियोफेज, तो जब बच्चों ये जो अपने वैज्ञानिक थे वॉटसन के, उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए होता है वो क्या है द्विरुगजी होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जो साई 174 बैक्टीरियोफेज था यानी कि जीवाणु भोजी था, उसके अंदर जो वैज्ञानिकों ने क्या पाया, उसके अंदर जो डीएनए है वो एकल रुचि है। क्या है? एकल रुचि है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एकल रुचि जो है धागा पाया जाता है, एकल रुचि धागा पाया जाता है। ठीक है, अब ये एकल रुचि धागा पाया जाता है, इसके आगे कोई धागा है क्या? नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कोई यहाँ पे क्षारक युग्मन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? खाली न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे होते हैं 5000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बात करें लैम्डा बैक्टीरियोफेज, तो यहाँ पे क्या पाया, यहाँ पे क्या था? द्विरुगजी। ठीक है, द्विरुगजी यानी कि क्या है? डबल स्ट्रैंडेड था। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या थे? 50,000। अब यहाँ पे डबल स्ट्रैंड है तो क्षारक युग्मन बनेंगे, तो यहाँ पे कितने थे? 50,000 क्षारक युग्मन मौजूद थे। बात करें ई कोलाई की, तो ई कोलाई के अंदर थे 4.6 इंटू 10⁶ क्षारक युग्मन। बात करें एक मानव के अगुणित या फिर हैप्लॉइड कोशिका की, तो उसके अंदर थे 3.3 इंटू 10⁹ क्षारक युग्मन। बात करें उसकी द्विगुणी कोशिका की मानव की, तो उसके अंदर होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ क्षारक युग्मन। आगे बात समझ में? तो इतने क्या होते हैं? क्षारक युग्मन होते हैं अपने पास। आगे बात करें तो अब डीएनए के क्या होते हैं बच्चों? 2 प्रकार होते हैं। अपने जो डीएनए होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। किसके आधार पे? कि वो कैसे जो है टर्न ले रहे हैं, कैसे टर्न ले रहे हैं। तो उसके आधार पे 2 होते हैं, एक होता है राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो जो राइट हैंड होता है ना, उसमें बच्चों टर्न कैसे होता है? क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। और लेफ्ट हैंड के अंदर कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा कि 12 1 2 3 4 5 6, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12 11 10 9 8 7 ऐसा। तो यानी ये तो क्या होता था? क्लॉकवाइज। और ये कैसा होता था? एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज के एग्जांपल होते हैं बच्चों ए बी सी और डी, और इसका एग्जांपल होता है जेड डीएनए। ठीक है, ए बस डीएनए के नाम है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। ये एबीसीडी उन्होंने कैसे डिवाइड किया? उन्होंने क्या देखा, उनके बीच की, उनके जो बेस पेयर के बीच नाइट्रोजन क्षारक के बीच में कितनी दूरी थी, ये थी वो थी। तो जो अपने वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल लिया था ना बच्चों, वो आपके किसके लिए था? बी डीएनए के लिए था। तो जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था वो किसके लिए था? आपका बी डीएनए के लिए था। तो जो भी अपन ने पढ़ा ना वो मेजरमेंट वगैरह वो सब बी डीएनए के लिए थे। परंतु ए और सी और डी जो डीएनए उनके जो मेजरमेंट थे वो अलग थे, इसलिए अपन सिर्फ उनके नाम पढ़ेंगे कि जो राइट हैंड वाले थे वो क्लॉकवाइज होते थे, वो 4 तरीके के, जो लेफ्ट हैंड वाले वो एंटी क्लॉकवाइज है, और वो क्या है? एक तरीके का है जो कि है जेड डीएनए। तो आज की क्लास में अपन बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि भैया डीएनए जो था वो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर रहा था, यानी कि ये क्या था? आनुवांशिक पदार्थ इसको नाम दिया गया था। अब ये आनुवांशिक पदार्थ कैसे खोजा गया कि भैया यही आनुवांशिक पदार्थ है, ये अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।